सभी विद्यार्थियों का मेरी हिंदी की कक्षा में पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज़ में हमने गद्यांश की एक महत्वपूर्ण विधा या साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा निबंध लेखन के बारे में चर्चा की थी एवं उनके तथ्यों के बारे में विवेचना की थी। आज हम पत्र लेखन के संबंधित विषयों के बारे में चर्चा करेंगे और आज हम ये जानेंगे कि पत्र लेखन किस तरह से लिखना चाहिए, पत्र क्या होते हैं, कैसे इसको लिखना चाहिए, किस प्रकार के पत्र होते हैं और इनमें ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी होती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पत्र लेखन से। इंग्लिश में जिसे कहते हैं लेटर राइटिंग। तो आप सभी जानते हैं कि पहले के ज़माने में जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, टेलीफ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो लोग एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए या अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए किसका सहारा लेते थे? पत्र का सहारा लेते थे। तो इन्हीं पत्रों को किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए, इसकी एक विधा है, एक कला है जो कि व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। यानी व्याकरण इसको अपनी कसौटी पर खरा उतारे, इस प्रकार से हमें पत्र लिखना चाहिए। तो आइए आज हम जानते हैं और सीखते हैं विस्तार पूर्वक कि पत्र को किस प्रकार से कैसे लिखना चाहिए। हम यहाँ पर पंक्तिबद्ध रूप से आपको इन महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराएंगे। पत्र लेखन साहित्यिक विधा न होकर जीवन के लिए आवश्यक मानी जाती है। यानी ये साहित्य की एक विद्या नहीं है, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसे आजकल के युग में हम एक दूसरे को अपना मैसेज या अपना संदेश पहुंचाने के लिए मोबाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले के समय में और आज भी अगर औपचारिक रूप से हमें किसी दफ्तर में या किसी कार्यालय में या मान लीजिए नगर निगम के अधिकारी को अगर कुछ बताना है अपने क्षेत्र के बारे में या डाकिए को कुछ बताना है, डाकपाल को कुछ बताना है, तो हम उससे मोबाइल से मैसेज नहीं कर पाएंगे। हमें उसके लिए एक औपचारिक रूप से उसे पत्र लिखना पड़ेगा। तो आइए आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि ये साहित्य की एक विधा ना होकर जीवन के लिए आवश्यक मानी जाती है, एक जीवन का एक आवश्यक अंग है। पत्रों के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। मित्रों और संबंधियों को ज़रूरी बातों का संदेश दिया जाता है। अब यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि मित्रों और संबंधियों को ज़रूरी बातों का संदेश दिया जाता है। यानी जैसे हमारी बहन का विवाह है, तो हमें अपने मामा को निमंत्रण भेजना है, तो हम उसमें अपने मामा के लिए, उसके परिवार के लिए हम एक निमंत्रण पत्र तैयार करेंगे कि उसमें क्या लिखेंगे कि अपने बहन की विवाह से संबंधित सारी जानकारियां उसमें सम्मिलित करेंगे। मित्रों को पत्र लिखेंगे, अपने छोटे भाई को पत्र लिखना, अपने बड़े भाई को पत्र लिखना या पिताजी को पत्र लिखना पैसे मंगवाने के लिए या किसी और अन्य ज़रूरी काम के लिए। तो इस प्रकार से हम मित्रों और संबंधियों को ज़रूरी बातों का संदेश दिया जाता है पत्र लेखन के माध्यम से। बिन ज़रूरी बातों को पत्र में नहीं लिखा जाता है। आज के युग में टेलीफोन, ईमेल, फैक्स आदि का बोलबाला है, इसलिए पत्र का प्रयोग कम हो गया है। लेकिन प्रयोग कम होने से महत्वता कम नहीं होती। आज भी किसी कार्यालय में आवश्यक सूचना देनी हो तो पत्र ही सबसे सशक्त यानी शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। हम किसी कार्यालय में अगर हमें अपना कोई काम कराना है, उदाहरणार्थ हम नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं अपने क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था हेतु ध्यान देने के लिए, तो उसे हम टेलीफोन करेंगे तो वो हमारी बात को सुनी अनसुनी भी कर सकता है, क्योंकि आपने टेलीफोन किया है। वो एक मौखिक अभिव्यक्ति है, मौखिक अभिव्यक्ति का कोई प्रमाण नहीं होता। मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है वो अस्थायी होती है, लेकिन लिखित रूप से जो चीज़ हम देते हैं उस पे जब साइन हो जाता है किसी अधिकारी का हस्ताक्षर हो जाता है
या उसमें मोहर अथवा स्टैम्प लग जाती है तो फिर वो वस्तु, वो तथ्य, वो पत्र वो स्थायी हो जाता है। इसलिए ही आजकल इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी पत्र लेखन ही सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है अपनी सूचना किसी कार्यालय में या किसी सगे संबंधी को पहुंचाने में। तो पत्र लेखन के समय ध्यान देने योग्य बातें कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पत्र लेखन के समय ध्यान देना अति आवश्यक है। वो कौन सी बातें हैं? तो आइए इन बातों के बारे में भी हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। पहला पॉइंट कहता है, पत्र का आकार यथासंभव छोटा होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको पढ़ने में कोई उनको दिलचस्पी नहीं होती, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अगले व्यक्ति का संदेश हम पढ़ लें और बीच में उसने क्या लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो पत्र का आकार अगर संभवतः छोटा होगा तो अगले व्यक्ति को, जिसके पास आप पत्र भेज रहे हैं, उस पाठक को उस पत्र को पढ़ने में आसानी रहेगी, सरलता रहेगी, सजगता रहेगी। वो बोरियत महसूस नहीं करेगा, एकाग्र होकर आपकी बात को पढ़ लेगा और जितना उसको सार मिला हुआ लिखा हुआ मिलेगा वो उसको ग्रहण कर लेगा। इसीलिए पत्र का आकार बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंबी चौड़ी बातों को सुनने के लिए आजकल किसी के पास ना वक्त है ना तो उसके पास कोई मौका है। इसीलिए अपना पत्र का आकार यथासंभव छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, प्रारूप की सभी बातों को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जाना चाहिए। जो भी पत्र का प्रारूप है, यानी यदि हम पत्र व्यावसायिक रूप से किसी अधिकारी को लिख रहे हैं या हम अपने कॉलेज के या अपने विद्यालय के स्कूल के प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो उसका क्या प्रारूप होना चाहिए? प्रारूप मतलब फॉर्मेट, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, उसी प्रारूप के अनुसार उस पत्र को लिखा जाना चाहिए। तो पत्र बहुत प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। उसमें भी बहुत सारे, इसमें बहुत सारी श्रेणियां इसमें विभाजित की गई हैं। जैसे आवेदन पत्र हो गया, प्रार्थना पत्र हो गया, समस्या का सूचना देते हुए पत्र हो गया, संपादक को पत्र हो गया, आदि आदि बहुत प्रकार के पत्र होते हैं। तो सबका एक निश्चित एवं व्यवस्थित प्रारूप होना चाहिए जो कि व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जाना चाहिए। अब कैसे उस प्रारूप को हम लिखते हैं उसकी चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे। अभी हम पॉइंट वाइज इन चीज़ों को, इन तथ्यों को समझ लें कि पत्र में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। पहली पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा, पत्र का आकार यथासंभव छोटा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, प्रारूप की सभी बातों को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट बहुत ही मुख्य एवं महत्वपूर्ण है कि पत्र की भाषा सरल, सहज और सशक्त होनी चाहिए। यानी ऐसी भाषाओं का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए कि अगला व्यक्ति हमारी बात को पढ़ने से पहले ही उस पत्र को फोल्ड करके तय करके वापस किनारे अपनी फाइल में जाके रख दे। ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि अगले व्यक्ति को हमारी बात सरलता से समझ में आ जाए। और सहज भाव से पत्र लिखना चाहिए। जो आपके मन का विचार है उसे सहज भाव से अगले पाठक के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। और पत्र की भाषा सशक्त होनी चाहिए। सशक्त अर्थात शक्तिशाली एवं प्रभावशाली भाषा होनी चाहिए। उसमें अगर इधर उधर की हम बात लिखेंगे तो हमारा पत्र महत्वहीन हो जाएगा, उस पत्र को कोई महत्व नहीं देगा, इम्पोर्टेंस नहीं देगा। इसीलिए हमारे पत्र की भाषा जो है वो सशक्त होनी चाहिए, यानी प्रभावशाली होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले पर उसका प्रभाव पड़ सके, वो भी पढ़कर उस पर आकर्षित हो सके और हमारी समस्या का समाधान कर सके। तो चौथा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, ये भी हम देखते हैं। यथास्थान तिथि, स्थान, प्रेषक और प्राप्तकर्ता संबंधित सूचनाएं पूरी होनी चाहिए। पत्र में हम देखते हैं कि कहाँ पर दिनांक डालनी चाहिए, कहाँ पर तिथि डालनी चाहिए, किस जगह पर स्थान डालना चाहिए,
किस जगह पर पत्र लिखने वाले से संबंधित जानकारी देनी चाहिए, यानी प्रेषक से संबंधित जानकारी देनी चाहिए, और किस जगह पर किस स्थान पर प्राप्तकर्ता से संबंधित सूचनाएं देनी चाहिए। ये सभी पत्र में एक व्यवस्थित रूप को तैयार करती हैं, पत्र के प्रारूप को तैयार करती हैं, जिसको हम अंग्रेजी में लेटर फॉर्मेट कहते हैं, या हिंदी में हम कह सकते हैं पत्र प्रारूप। तो पत्र में जब भी हम लिखते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है, एक प्रारूप होता है कि अमुक स्थान पर ये तिथि रहेगी, अमुक स्थान पर स्थान का नाम लिखेंगे, अमुक स्थान पर प्रेषक का नाम लिखेंगे, अमुक स्थान पर प्राप्तकर्ता का स्थान या उसका संबंधित उससे जानकारी, उससे संबंधित सूचनाएं हम लिखेंगे। तो हर एक चीज़ के लिए, हर एक तथ्य के लिए पत्र में अपने अपने स्थान निश्चित किए गए हैं। अगर हम उन निश्चित स्थानों से भटकते हैं तो हमारे पत्र का प्रारूप खराब हो जाता है और पत्र प्रभावहीन हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, और उसके प्रति पढ़ने वाले को आकर्षण बना नहीं रह पाता। तो इस विषय को भी हम अभी आने वाले समय में और ही जानकारी पूर्वक, विवेचना पूर्वक इसको पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पत्र की तिथि लिखनी चाहिए, कहाँ स्थान लिखना चाहिए, कहाँ प्रेषक आदि का सूचनाएं हमें वहाँ पर लिखनी चाहिए। 5वां पॉइंट बच्चों कहता है, विषयानुरूप भाषा की शैली और भावों की अभिव्यक्ति सरल और सशक्त होनी चाहिए। कि विषयानुरूप, विषयानुरूप मतलब सब्जेक्ट वाइज, जो भी आप पत्र लिख रहे हैं, मान लीजिए आप अपने मामा को पत्र लिख रहे हैं, अपनी बहन के विवाह से संबंधित पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें केवल अपनी बहन के विवाह की ही संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उसमें इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं शादी में गए हैं तो मरने मारने की बात करने लग पड़ते हैं, कुछ शमशान में गए हैं तो वहाँ पर शादी विवाह की चर्चा करने लग पड़ जाते हैं। तो हमें स्थान को देखकर अपने वाणी को सार गर्भित एवं सशक्त रूप बनाने के लिए हमें स्थान के महत्व को भी समझना चाहिए, और जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय से हमें भटकना नहीं चाहिए। ये पत्र का एक प्रारूप होना चाहिए, यानी हमें विषयानुरूप भाषा की शैली, शैली मतलब जो भी उसका तरीका है, जो भी विषय है, उस शैली में ही उसको लिखना चाहिए। ऑपोजिट बातों को पत्र में नहीं लिखना चाहिए। जिस बात को हमें अगले व्यक्ति के सामने रखना है उसी बात को ही रखना चाहिए, उससे संबंधित बातों की चर्चा करनी चाहिए, मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। तो क्या कहता है ये पॉइंट, विषयानुरूप भाषा की शैली और भावों की अभिव्यक्ति, यानी जो आपके मन के भाव हैं उनकी अभिव्यक्ति, यानी उनको दर्शाना। कैसे दर्शाना है पत्र में, सरल और सशक्त होनी चाहिए, यानी सरल तरीके से दर्शाना चाहिए और सशक्त अथवा प्रभावशाली ढंग से अपनाना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए पत्र लेखन से ये जो जुड़ी जानकारी आपको प्राप्त हुई है, ये अति महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि आने वाले समय में ये आपके बहुत ही काम आने वाली है। आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पत्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पत्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।